सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोकेमॉन नेटवर्क में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड ऑफ ऐश, यानी कि गाइस आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मेरी नई क्रिएटेड जो सीरीज़ है स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड ऑफ ऐश। यानी कि इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि ऐश का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन कौन सा है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। एंड फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सीरीज़ में हम किन किन पोकेमॉन्स को इंक्लूड करने वाले हैं। सो गाइस, अगर हम इस सीरीज़ में देखा जाए तो मैंने बेसिकली 6 पोकेमॉन्स को इंक्लूड किया है, जो है नैनगेडल, सेप्टाइल, पिकाचू, इन्फर्नेप, ग्रीनिंजा एंड चारिज़ार्ड। जिनमें से आज मैं 2 पोकेमॉन को एलिमिनेट करके 4 पोकेमॉन्स को मैं क्वालिफाई करके इस सीरीज़ के लिए वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, पहले देख लेते हैं इन 6 के 6 पोकेमॉन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पिकाचू के बारे में। तो पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से, और यह ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन भी है। जब स्टार्टिंग में पिकाचू ऐश के पास आया था तब वो उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन आगे चलते चलते पिकाचू ऐश की बात मानने लगा। और साथ ही साथ पिकाचू एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का, जिसने अपने एवोल्यूशन राइचो को भी हराया है, और साथ ही साथ ड्रेक के ड्रैगनाइट को भी हराया है, और भी कई सारे ऐसे फीट्स हासिल किए हैं। और इन्हीं सब पावर्स की वजह से पिकाचू को मैंने इस टूर्नामेंट में लिया है, इस सीरीज़ में लिया है। अब बात कर लेते हैं चारिज़ार्ड के बारे में। तो चारिज़ार्ड ऐश को मिला था चारमेंडर के फॉर्म में। सबसे पहले तो ये किसी और ट्रेनर के पास था, लेकिन फिर इसको ऐश ने अडॉप्ट कर लिया। इसको फिर ऐश ने ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो जब चारमेंडर था चारिज़ार्ड, तब वो इसकी बात मानता था, लेकिन आगे चलते चलते चारमेंडर चारिज़ार्ड ऐश की बात नहीं मानता था। सो फिर जब चारिज़ार्ड को जब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ऐश उसकी फ़िक्र करता है, इसलिए वो फिर उसकी बात मानना स्टार्ट कर दिया। और इसी के बाद से चारिज़ार्ड ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीट्स हासिल किए हैं, जैसे कि लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हरा देना, आइरिस की ड्रैगनाइट के साथ बहुत ही अच्छी टक्कर करना, और भी बहुत सारे ऐसे फीट्स हैं जो चारिज़ार्ड ने लिए हैं एनीमे में। अब बात कर लेते हैं ब्लेज मास्टर इन्फर्नेप के बारे में। तो इन्फर्नेप भी ऐश को मिला था चिमचार के फॉर्म में, और ये भी किसी और ट्रेनर के पास था। ये पॉल के पास था, और पॉल ने इसे रिलीज़ कर दिया था क्योंकि ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन फिर फाइनली ऐश की बॉन्ड की मदद से छिमचार ने ये कर दिखाया कि वो बहुत ही उतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जितना पॉल उसे समझता है। और यहाँ से छिमचार ने प्रूव कर दिया कि एक ट्रेनर का बॉन्ड अपने पोकेमॉन के लिए उसको बदल के ही रख देता है। और ये इसी के बाद से छिमचार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था। और इसको जब ये इन्फर्नेप में इवॉल्व हुआ तब इसके पास एक एबिलिटी आई थी, ब्लेज एबिलिटी। स्टार्टिंग में तो ये उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन आगे चलकर इसने उसे कंट्रोल करना सीख लिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी इन्फर्नेप के लिए। और इसी के मदद से इसने पॉल को शिनो लीग के टूर्नामेंट में हराया और उसे नीचा दिखाया था। तो इसीलिए इसने पॉल से अपना बदला पूरा कर लिया। अब बात कर लेते हैं फ़ैन फेवरेट ऐशेस ग्रीनिंजा के बारे में। तो गाइस, ग्रीनिंजा ऐश को फ्रोकी के रूप में मिला था कालोस रीजन में, और ये बेसिकली एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। लेकिन जैसे ही ये ग्रीनिंजा में इवॉल्व हो जाता है तब ये वाटर एंड डार्क टाइप का हो जाता है। अब गाइस, ग्रीनिंजा जब फ्रोकी के रूप में था तब ये ट्रेनर्स को खुद से सिलेक्ट करता था। कि प्रोफेसर सिकामोर ने कहा था कि ये बहुत सारे ट्रेनर्स के पास था, लेकिन ये उन्हें छोड़कर चला आया। इसे एक ऐसा ट्रेनर चाहिए था जो इसे ही पसंद आए, और इसे फर्स्ट टाइम कोई ट्रेनर पसंद आया था जो था ऐश, और इसीलिए ये ऐश के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। और उसी के बाद से फ्रोकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया और ग्रीनिंजा में इवॉल्व हो गया। और जैसे ही ग्रीनिंजा में इवॉल्व हुआ, वैसे ही ऐश और ग्रीनिंजा को रियलाइज़ हुआ है कि इन दोनों के पास कोई स्पेशल पावर है, जिस लाइक एक मेगा एवोल्यूशन होती है। तो इन लोगों के पास बॉन्ड एवोल्यूशन थी, और बॉन्ड एवोल्यूशन में जितनी चोट ट्रेनर को लगती है उतनी चोट पोकेमॉन को भी लगती है। और बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर फिक्स नहीं होती है, लेकिन अभी तक जितनी भी इन लोगों की बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर दिखाई गई है उतनी तो बहुत ज़्यादा है यार कंपैरिजन में। तो हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। सो इनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अब बात कर लेते हैं सेप्टाइल के बारे में। तो सेप्टाइल ऐश को मिला था ट्रिको के फॉर्म में।
और जब सेप्टाइल ऐश को मिला था तब ट्रिको इसकी बात मानता था। ट्रिको तब पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोकेमॉन था जिसे बुलेट सीड नाम का भी अटैक नहीं आता था, लेकिन आगे चलकर ट्रिको ने काफ़ी मेहनत की और साथ ही साथ ये ग्रोवाइल में इवॉल्व हुआ। ग्रोवाइल से फिर ये सेप्टाइल में भी इवॉल्व हो गया और सेप्टाइल में इवॉल्व होने के बाद इसने बहुत ही बड़े बड़े फीट्स हासिल किए हैं, जैसे कि मे के ब्लेजिकन को कांटे की टक्कर दे देना और साथ ही साथ सिनोलिक के डार्क राय को भी हरा देना, जो कि दांतों तले लोहे के चने दबाने के बराबर है। सो इसीलिए गाइस सेप्टाइल ने भी काफ़ी बड़े बड़े फीट्स हाथ। तो गाइस ऐश के नैगनेडल की स्टोरी अब हम जान लेते हैं। तो ऐश का नैगनेडल पहले पोपोइल था, यानी अपने प्री एवोल्यूशन में था, जिसका नाम पोपोइल था। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अल्ट्रा नेक्रोजमा एक मीटेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, तभी वो अपना अल्ट्रा फॉर्म खो देता है। तो पोपोइल वहाँ से जाकर एक दूसरे वर्ल्ड में आता है ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी ले। तब वो वहाँ पर ऐश के साथ आता है, लेकिन जैसे ही सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाता है तो हमें दिखाया जाता है अल्ट्रा नेक्रोजमा के बारे में, और उससे 4 एपिसोड्स बने थे अल्ट्रा नेक्रोजमा के ऊपर, और जिसके ऊपर हमें अल्ट्रा नेक्रोजमा की पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो फिर ऐश उसके वहीं पे छोड़ देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पोपोइल थे और उस जगह को अल्ट्रा नेक्रोजमा ने अच्छी तरीके से हील कर दिया था ताकि फिर से पोपोइल वहाँ पर रह सके। सो इसीलिए गाइस ऐश उसे रिलीज़ कर देता है, लेकिन आगे चलकर पोपोइल नैगनेडल में इवॉल्व होकर उसके घर उसके पास आया होता है और फिर ऐश को पता चलता है कि वहीं पोपोइल है जिसको ऐश ने रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद नैगनेडल ने अपनी लाइफ में मात्र 3 बैटल लड़ी हैं, जिसमें से एक है ल्यूकारियो के साथ, एक टापू कोको के साथ और एक था शाइनी गोजलॉट के साथ, जिसमें से इसने 2 बैटल जीत ली थी और एक हार ली थी। सो यस गाइस, नैगनेडल भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट है। तो अब हमने 6 के 6 पोकेमॉन के बारे में जान लिया, तो चलिए गाइस अब हम एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो पोकेमॉन एलिमिनेट होगा वो होगा मेरे ओपिनियन में एक तरह से नैगनेडल। अब गाइस इसके पीछे भी एक रीज़न है, और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि गाइस अभी तक देखा जाए तो नैगनेडल ने बेसिकली 3 पोकेमॉन से फाइट की है, जो थे टैपू कोको, गजलॉर्ड और एक तरह से लुकारियो। मैं मानता हूँ कि ये तीनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन गाइस एक तरह से अभी तक नैगनेडल के पास एक्सपीरियंस नहीं आया है बैटल का, क्योंकि अगर हम इन 5 पोकेमॉन को देखें, पिकाचू, इन्फर्नेप, ग्रीनिंजा, सेप्टाइल एंड चारिज़ार्ड, तो ये जितने ये 5 पोकेमॉन हैं ये ऑलमोस्ट 10 एपिसोड से ज़्यादा रह चुके हैं ऐश के साथ, और इनका बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है ऐश के साथ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉन्ड की वजह से ही यहाँ पर मैं नैगनेडल को एलिमिनेट कर रहा हूँ, लेकिन गाइस देखो, मैं नैगनेडल को इसलिए यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि ना ही इसके साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड है और ना ही इसके पास एक्सपीरियंस है। गाइस इसके पास तो बस 3 एपिसोड का ही एक्सपीरियंस है। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन गाइस एक बात सोचो, स्टार्टिंग में किस पोकेमॉन को नहीं पावरफुल दिखाया जाता है, जस्ट लाइक चारिज़ार्ड, इन्फर्नेप एंड ग्रीनिंजा, लेकिन आगे चलकर इनकी पावर्स को घटा दिया जाता है। तो गाइस अभी तक में देखा जाए तो हम अभी तक देख रहे हैं कि अभी तक कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस अगर अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक नैगनेडल की पावर इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इन 5 पोकेमॉन में इन 5 पोकेमॉन ने जिस ओपोनेंट से फाइट की है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा पावर अभी तक दिखाया गया है नैगनेडल की। सो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर नैगनेडल को एलिमिनेट करता हूँ। सो अब बचते हैं 5 पोकेमॉन, इन्फर्नेप, सेप्टाइल, ग्रीनिंजा, पिकाचू एंड चारिज़ार्ड, एंड द नेक्स्ट पोकेमॉन विल बी एलिमिनेटेड इज़ सेप्टाइल। अब गाइस इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पर पार्शियलिटी कर रहा हूँ। गाइस देखो, अब मैं सेप्टाइल को इन 4 पोकेमॉन से कंपेयर करवाऊंगा, तो अगर मैं पिकाचू से कंपेयर करवाऊँ सेप्टाइल को, तो गाइस पिकाचू ऑलमोस्ट हर एक रीजन में ऐश के साथ रहता है और ऐश के साथ पिकाचू का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा है, और एक तरह से पिकाचू के पास ऑलमोस्ट 7 या 8 रीजन का एक्सपीरियंस है, और गाइस सेप्टाइल के पास तो उतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब कुछ लोगों का मानना ये होगा कि हाँ भाई हाँ, सेप्टाइल ने तो डार्क राई को हराया था तो उसे क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा है। तो गाइस मैं उसे इंक्लूड कर रहा हूँ कि सेप्टाइल ने डार्क राई को हराया था, लेकिन इतनी भी फिट काफ़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो डार्क राई ने स्टार्टिंग में 4 पोकेमॉन से फाइट की थी। आई नो कि वो 4 पोकेमॉन कमज़ोर थे, उतने ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे, उन्हें डार्क राई ईजिली हरा दे रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पर सेप्टाइल ने जैसे ही उसे एक लीफ ब्लेड से हराया तो फिर उसके बाद ही वो लाटियोस के एक ही अटैक से हार गया। मैं इसका क्या मतलब समझो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि डार्क राई ऑलमोस्ट अपने 25% पावर तो खो ही दिया होगा गाइस।
लेकिन आगे चल के हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनल्स में डार्कराई ऑलमोस्ट एक ट्रेनर के अकेले ही सारे पोकेमॉन्स को हैंडल कर देता है। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐश के पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। लिटरली भाई ऐश के हर एक पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेप्टाइल ने अगर डार्कराई को हरा दिया तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। क्योंकि गाइस अगर सेप्टाइल ने डार्कराई को हराया तो वो लाटियोस के फर्स्ट अटैक से ही हार गया। एंड गाइस मैं पिकाचू से यहाँ पर सेप्टाइल के कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लाटियोस डार्कराई से ज़्यादा पावरफुल है, ये हमें भी पता है। पिकाचू ने उसके साथ ड्रॉ कर दिया था और साथ ही साथ पिकाचू ने तो भाई टापू कोको को भी हराकर ऐश को अलोला लीग की फाइनल चैम्पियनशिप जिता भी दी थी। सो गाइस अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर एक और बड़ा रीज़न आता है कि सेप्टाइल के पास उतना भी ज़्यादा बड़ा बॉन्ड नहीं है ऐश का। आई मीन इन्फरनेप के पास ऐश के साथ बॉन्ड है कि मैं इनके बॉन्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। चारिज़ार्ड का ऐश के साथ बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से ऐश की बात वो मानने लगा था। इन्फरनेप के पास भी है, जिसकी वजह से इन्फरनेप ने अपना ब्लेज एबिलिटी भी कंट्रोल किया था। ग्रीनिंजा के पास तो भाई ऑफकोर्स है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड इवॉल्व हुआ। और पिकाचू के पास तो भाई सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऐश सबसे ज़्यादा अगर किसी को किसी को सबसे ज़्यादा अगर वो मानता है अपने पोकेमॉन में तो वो डेफिनेटली पिकाचू है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है। लेकिन गाइस मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐश सेप्टाइल को नहीं पसंद करता है। ऐश सेप्टाइल को पसंद करता है, लेकिन गाइस ऐश का उतना ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड नहीं है सेप्टाइल के साथ। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर सेप्टाइल एलिमिनेट हो सकता है। और गाइस वैसे भी अगर एक तरह से देखा जाए तो पिकाचू ने ऑलमोस्ट 2 या 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हैंडल किया है। चारिज़ार्ड ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हैंडल किया और बहुत ही ज़्यादा उसके पास एडवांटेज भी है। इन्फरनेप की तो बात ही छोड़ दो भाई, उसके पास ब्लेज एबिलिटी। और ऐश ग्रीनिंजा ने तो भाई मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को भी हैंडल किया है। सो गाइस एक तरह से देखा जाए तो सेप्टाइल की मैं मानता हूँ कि उसने डार्कराई को हराया है, लेकिन गाइस ऑलमोस्ट हम ये भी मान सकते हैं कि डार्कराई थका भी हुआ था, या फिर अगर उसने हरा भी दिया तो वो तब भी उतना ज़्यादा पावरफुल डार्कराई नहीं है जितना M10 में अपीयर हुआ था। क्योंकि भाई M10 का डार्कराई दूसरा है और टोबाइस का डार्कराई दूसरा है। सो इसीलिए गाइस यहाँ पर सेप्टाइल भी एलिमिनेट हो जाता है। तो अब इस सीरीज़ में 4 पोकेमॉन्स क्वालिफाई करते हैं, जो है चारिज़ार्ड, इन्फरनेप, ग्रीनिंजा एंड पिकाचू। और मैं इन चारों पोकेमॉन को ही लूँगा। और गाइस विदाउट एनी डाउट इन चारों पोकेमॉन्स की बराबरी का कोई है भी नहीं। चाहे आप ऐश के किसी भी पोकेमॉन को देख लो, सेप्टाइल आ सकता था, लेकिन गाइस सेप्टाइल का उतना ज़्यादा अपीयरेंस भी नहीं हुआ है। और अभी तक जितनी पावर दिखाई गई है उस हिसाब से सेप्टाइल इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और गाइस डोंट फॉरगेट कि अभी हम करेंटली सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, ना कि फ्यूचर के। तो चलिए गाइस अब हमने 4 पोकेमॉन्स को क्वालिफाई कर लिया है और ये चारों क्वालिफाई करते हैं आगे की सीरीज़ के लिए, आगे की बैटल्स के लिए। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। और हाँ गाइस नेक्स्ट वीडियो को आने में कम से कम 4 या 5 दिन लग सकता है गाइस, क्योंकि गाइस मेरे वैसे भी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। फिर भी गाइस मैं आप लोगों को टाइम पे वीडियोस सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस ज़रा सा भी आप ऑफेंड मत होइएगा अगर वीडियो लेट आई तो चलिए गाइस फाइनली अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स 520 थे, लेकिन आगे चलते चलते ये 516 हो गए। सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस लाता हूँ। तो गाइस आप भी मेरे लिए कुछ कर ही सकते हैं ना, इतना सा तो कर ही सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस फाइनली अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।